नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चले रुक करते हैं खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित भोज के दौरान भारत और मालदीव के बीच मजबूत संबंधों को उजागर किया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू और प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद का स्वागत किया। उन्होंने लोकतंत्र के साझा मूल्यों और दोनों देशों के बीच निकट भौगोलिक संबंधों पर भी जोर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आज राष्ट्रपति भवन में मालदीव के राष्ट्रपति महामहिम मोहम्मद मुइज़ू और प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद का स्वागत करना हमारे लिए सम्मान की बात है। भारत और मालदीव भौगोलिक दृष्टि से तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन लोकतंत्र के हमारे साझा मूल्यों से भी जुड़े हुए हैं। करीबी पड़ोसी होने के नाते हमने एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाया है और ज़रूरत के समय एक दूसरे के साथ खड़े भी रहते हैं। President of Maldives and First Lady Madam Sajida Mohammed to the Rashtrapati Bhavan today. भारत और मालदीव न केवल भौगोलिक रूप से जुड़े हुए हैं, बल्कि लोकतंत्र और दूरदर्शिता के साझा मूल्यों की हमें एक साथ जोड़ते हैं। करीबी पड़ोसियों के दूसरे हमने एक दूसरे की सफलताओं की छुट्टियां साथ मनाई हैं और जरूरत के समय एक दूसरे के साथ खड़े रहे। India and Maldives are intertwined not just by geography but also by our shared values of democracy and rule of law. As close neighbors, we have celebrated each other's successes and have stood by each other in times of need. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। उप जिला चिकित्सालय विकास नगर में मरीजों एवं चिकित्सकों की पीड़ा और तपती धूप में टीन शेड के नीचे अपनी बारी का इंतजार करती गर्भवती महिलाएं और अन्य मरीजों की परेशानियों तथा अस्पताल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किए जाने को लेकर जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के द्वारा 2 महीने पहले अस्पताल का निरीक्षण कर इन तमाम परेशानियों के बारे में स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात कर जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करने की मांग की गई थी, जिस पर स्वास्थ्य सचिव के द्वारा सीएमओ देहरादून को मौके पर जाकर पूरी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए थे। चिकित्सालय की काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पब्लिक को असुविधाएं हो रही हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में और नेगी जी का भी बार बार आग्रह हो रहा था कि एक बार आके आप विजिट करें, तो उस वजह से आज फिर मैं यहाँ आया हूँ। तो यहाँ देखने पर ये पता चल रहा है कि यहाँ मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अस्पताल में जगह कम उपलब्ध होने की वजह से लोगों को थोड़ी असुविधा हो रही है। तो मैंने निर्देश दे दिए हैं, मैं विभागीय जेई को भी जल्दी ही यहाँ भेज रहा हूँ। तो एक बार पूरा अस्पताल के रिनोवेशन के लिए प्रस्ताव बना के शासन से फिर धनराशि की हम मांग करने जा रहे हैं। विकास नगर के बाद जैसे हमारा सैया हॉस्पिटल है वो हमारा ठीक है, उसके बाद कालसी का अस्पताल है, कालसी में भी हमारे 2 डॉक्टरों के पद हैं, दोनों तैनात हैं। चक्राता में भी इस समय 6 डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ट्यूनी तक में महीने में एक बार मेरे द्वारा अल्ट्रासाउंड शुरू करवाया गया है, तो ट्यूनी में भी मैंने खुद भी ट्यूनी की विजिट की हुई है। तो अब महीने में एक बार हड्डी रोग विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट जाके वहाँ महिलाओं के अल्ट्रासाउंड भी कर रहे हैं और हड्डी से संबंधित बीमारियों का इलाज भी वहाँ ट्यूनी में उपलब्ध करा रहे हैं। अस्पताल खोलने के एक मानक रहते हैं, जैसे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो 1 से 3 लाख की पॉपुलेशन पे उसका खोलने का मानक होता है। यदि मान लो CSC है तो 70,000 से 1 लाख की आबादी पर, तो मानक के हिसाब से तो सारे अस्पताल इस क्षेत्र में खुले हुए हैं और वहाँ डॉक्टर भी इस समय वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के साथ निरीक्षण करके पूरी व्यवस्थाओं को परखा। सीएमओ देहरादून द्वारा तमाम अव्यवस्थाओं के संबंध में CMS को निर्देश दिए एवं बहुत जल्द विभागीय अवर अभियंता को मौके पर भेजकर प्रस्ताव बनाने एवं अतिरिक्त पद सृजन हेतु शासन को मांग हेतु भेजने का भरोसा भी दिलाया। इसके लिए जो हमारे मरीज हैं, जो हमारी बहन हैं चिलचिलाती धूप में टीन शेड के नीचे बैठती थी, प्रसव पीड़िता जो लगातार 3-3 घंटे 4-4 घंटे अपनी बारी का इंतजार करती, तमाम नई व्यवस्थाएं उनको लेकर के हमने शासन में जो स्वास्थ्य सचिव उनसे आग्रह किया था कि आप इसको ज़रा दिखवा लीजिए क्या दिक्कत है, क्योंकि जौनसार, बाबर और तमाम ये उत्तरकाशी जनपद का कुछ क्षेत्र है, पूरा विकासखंड हरपटपुर और हिमाचल की सीमा से लगे हुए कई गाँव ऐसे हैं जो इस पर ही आश्रित हैं। तो उसमें मानक के हिसाब से तो एक बार ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पे ठीक हैं, चिकित्सक भी ठीक है, वो काम कर रहे हैं,
लेकिन अगर धरातल पे देखा जाए तो हमें बहुत ज़्यादा चिकित्सकों की यहाँ ज़रूरत है और ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत है। उनको लेकर के आज फिर ये क्या नाम बोलते हैं, हमारे सचिव हैं जो स्वास्थ्य के, उन्होंने भी उनको निर्देश दिए थे कि इसका पूरा आकलन देख लें, आप पूरा इसका स्थिति का जायज़ा ले लें। उसके आधार पर आज हमारे आग्रह पर, उनके निर्देश पर यहाँ पहुँचे थे और तमाम जो अव्यवस्थाएँ हैं, जो यहाँ पर टीन शेड हैं, तमाम और भी ये चीज़ें बनी हैं, जो हमारे चिकित्सक हैं उनको लगातार 100 150 ओपीडी करनी पड़ती है, उनको भी राहत मिले तो उसके लिए अतिरिक्त पदों का सर्जन हो, यहाँ पर वेटिंग रूम बने जिससे हमारे जो मरीज हैं वो इंतज़ार कर सके, उनके परिजन इंतज़ार कर सकें। इन तमाम बातों लेकर के आज उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम बहुत जल्दी जो विभागीय इनके अवर अभियंता है वो आकर के इसका प्राकलन बनाएंगे, आगणन इसका तैयार करके फिर वो शासन भेजें और निश्चित तौर पर हम शासन स्तर पर उसमें लड़ाई लड़ेंगे, जल्दी से जल्दी यहाँ के लोगों को सुविधा में गंदगी का हम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, देहरादून। रामनगरी में महाराष्ट्र के भक्त भवन का भूमि पूजन हुआ। वहीं महाराष्ट्र के सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्री रविंद्र दत्तात्रेय चौहान ने भूमि पूजन किया। इस भूमि पूजन के मौके पर अयोध्या पहुंचे रविंद्र दत्तात्रेय चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से अयोध्या भवन बनाने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा भवन निर्माण के लिए 2.5 एकड़ जमीन दी गई थी, जहां पर 12 मंजिला भवन बनेगा, जिसमें 96 वीआईपी, 4 वीवीआईपी कमरे, 40 डॉर्मेट्री रूम होंगे और एक डॉर्मेट्री में 50 लोग एक साथ ठहर सकेंगे। 2.5 एकड़ जमीन इसमें लगेगी और ये भक्त निवास बनेगा। और ये भक्त निवास महाराष्ट्र के लोगों के लिए तो है ही, लेकिन पूरे सभी देश के आने वाले और देश के बाहर से आने वाले हर उस व्यक्ति के लिए वो खुला होगा। ये 12 मंजिल के ये भक्त निवास होगा। 12 मंजिल का ये भक्त निवास लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए खुला होगा। नया है, उसके अंदर जो कोई हमें यहाँ पर कल्चर कार्यक्रम करना चाहता होगा तो वो कार्यक्रम भी यहाँ पर कर सकता है। धन्यवाद। औपचारिक शुभारंभ करने जा रहे हैं, हम सभी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। और जैसा कि के इस ग्रीनफील्ड टाउनशिप में महाराष्ट्र सरकार अपने प्लॉट पे भूमि पूजन कर रही है, जिसपे वो एक भव्य उसका निर्माण करेगी और हम लोग अपनी तरफ से उनको पूरा सहयोग करेंगे। उनको जो भी आवश्यकता होगी, जैसी होगी वो हम लोग उसको कोशिश करेंगे पूरा करें। हम लोग की हिंदू कॉलोनी बना रहे हैं, वो कुल 1407 एकड़ का पहले था, बाद में हम लोगों ने 448 और ऐड किया है, उसमें कुल 1800 एकड़ की कॉलोनी हम बना रहे हैं, जो बंदे से शुरू होके और वहाँ तक जा रही है। अम्बेडकर नगर, इसमें हर तरह की सुविधाएं रहेंगी, हर तरह के प्लॉट मिलेंगे आपको, जैसा इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स में होता है उस तरह के। इसमें स्पेशलाइज में प्लॉट आपको उस तरह मठ और उनके मिलेंगे, थोड़े से ज़्यादा यहाँ पर उस तरह का, क्योंकि धार्मिक शहर है तो उसी हिसाब से हम लोग उसको डिजाइन किए हुए हैं। जो कॉलोनी बनाई जा रही है, सड़कें इसमें जो मेजर सड़कें हैं वो 45 मीटर की है, कुछ 36 मीटर की भी है, 18 मीटर तक की है। इंटरनल रोड्स 9 मीटर से कम नहीं है कहीं भी। ये पूरा प्रोजेक्ट तो हम फेजेज में कर रहे हैं। पहला फेज हम अगले 3 साल में पूरा करने का वो कर रहे हैं, का संकल्प किए हुए हैं और हम कर भी लेंगे। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण वैश्विक तेल कीमतों में आई तेजी पर भारत सावधानी पूर्वक नजर रख रहा है। भारत को विश्वास है कि वह इस मामले में किसी भी चुनौती से निपट लेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत $70 प्रति बैरल से बढ़कर $78 प्रति बैरल से अधिक हो गई है। बाजार की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि क्या इजराइल पिछले सप्ताह ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमले का जवाब देगा। यदि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो ऊर्जा की उपलब्धता पर भी प्रभावित हो सकती है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऊर्जा परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे लगता है इस समय भारत ऊर्जा परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए एक अच्छी जगह है, जिसके कई कारण हैं। एक, हमारी ऊर्जा की मांग और खपत वैश्विक औसत से लगभग 3 गुना है। हम विभिन्न मोर्चों पर हरित ऊर्जा में परिवर्तन का प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्वानुमान लगाने वालों का कहना है कि अगले 2 दशकों में वैश्विक ऊर्जा की मांग में 25% वृद्धि भारत से आएगी। हमारी आबादी बहुत बड़ी है और हमारी अपनी ऊर्जा मांग है। अगर हम जो आकलन सुन रहे हैं वो मोटे तौर पर सही है तो हम निकट भविष्य में प्रतिदिन 6 मिलियन बैरल से अधिक कच्चे तेल की खपत करेंगे। Keep reiterating that there is more than enough oil available in the world. You understand?
What happens when the global turbulence takes place? We all, especially India, we call for restraint, we call for peace, we call for dialogue. That's one process. But if some things happen which is outside anybody's control, then sometimes because of diversion, freight rates go up, insurance goes up. These are all manageable things. That's all I said. Now, the way the questions are coming at us, oh, what will happen, this will happen, panic, something, nothing. Relax. All the state actors and non-state actors will hopefully realize what is at stake. It doesn't not only an India question, it's a global question. But as far as India is concerned, as I said yesterday, we are confident because we navigated it in the past. We are confident today, and we don't hypothetically consider this will happen or that will happen. We never consider hypotheticals, but we are confident that whatever we have to face, we will be able to navigate. Why? Because there is more than enough oil available in the world today. Today, it's only a question of, well, I wouldn't go, because anything I say, this guy will take very careful notes and somebody else will put a nuance in it. There is no need for any, yes, concern, yes. I am the petroleum minister and I am very happy to, I look at the global situation 6 times in a day, I look at all that, but we are monitoring it and we are reasonably confident that we'll be able to navigate it as in the past. Just one thing on exploration sector, you mentioned on the dais that you are asking those foreign majors who you meet to come and explore in partnership with in partnership, they are coming in partnership. Don't invest when oil is. No, I didn't say don't invest. I mean, don't put in money. No, I never said that. I said in the past there used to be situations where people felt that they would have to come and invest. A lot of money is spent, and then where they may or may not strike oil. So we are actually making it easier. We are saying you come. Don't even put any money in it. If you're coming to help us in a seismic, we will compensate you for your effort. So we have changed the rules, and that becomes win-win for everybody. No, but how? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, दिल्ली। लक्सर थाना कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में खूनी संघर्ष, पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच चले लाठी डंडे और धारदार हथियारों से किया गया हमला। दोनों पक्षों की ओर से लगभग 8 से 10 लोग गंभीर रूप से हैं घायल। मौके पर पहुंची थाना कोतवाली लक्सर पुलिस ने घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां घायलों का उपचार चल रहा है। वहीं पीड़ित पक्ष की ओर से कई राउंड फायरिंग करने की भी बात कही जा रही है। वो कल निमट गया था, फिर आज जो हमारे लम नहीं चलता, और फिर ये सारे इकट्ठे हो हमारे घर पर आए, और घर पर आने को इन्होंने 2 जने आए, कट्टा ले लिया, फायरिंग भी करी। मैं कोठे चल गया, ऊपर ही फायरिंग करी कोठे में। इसका मुकेश और चांदवीर था, 2 जने थे। फिर तो 2 करी इन्होंने। 2 महीने पहले विवाद चल रहा था जी, किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था जी। 2 महीने बाद में परसों 4-5 दिनों में घर आया, इन्होंने बैठ कर बात कर ली कि हम कुछ नहीं कहने के, जो बात थी वो दबनी हुई थी। तो फिर इन्होंने कहा मारने के लिए कहीं भी जाओ लड़का, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्होंने मुझे रास्ते में जी मैं कलेसर के पैसे लेने के लिए हो गया 20 मिनट के, इन्होंने मुझे वहाँ से केले को देख कर 3-4 जनों ने छिट्टा, और फिर मैं बाइक गिर कर गन्ने को भाग गई। फिर इन्होंने घर पर आकर गोली चलाई, 4-5 फायरिंग करी इन्होंने, और मेरी दादी जी को हाथ में लाठी मारी, मेरी मम्मी की हाथ तोड़ दिया। ये चांदनी कल अरे उसने करी दीपक गोली चलाई, काले ना चलाई, कल्लू ना चलाई गोली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, लक्सर। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।